साल था 1921। क्रिसमस से ठीक 2 दिन बाद यूक्रेन में एक लड़की का जन्म हुआ। कहते हैं कि बचपन से ही शैतान की नानी थी वो लड़की। माँ बाप ने नाम रखा था नादेज़्दा वासिलिवना पोपोवा। नादेज़्दा यानी आशा, उम्मीद, हो। वो एक जिंदा दिल बच्ची थी, किसी मशीन की तरह बिना थके दौड़ती भागती और उत्साह से भरी हुई। पैदा होने के बाद से ही जिंदगी में कुछ रोमांचक करने का सपना लिए वो बड़ी हो रही थी। जब वो 15 साल की हुई तो इसी रोमांच को पूरा करने के लिए उसने सोवियत यूनियन के एक फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन कर लिया। पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नादेज़्दा ने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया। वो अपनी बाकी जिंदगी शांत आसमान में सुकून से गुजारने वाली थी कि तभी उसके 18वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। नादेज़्दा ने सोचा था कि वो बतौर पायलट इस युद्ध में हिस्सा लेगी, लेकिन उसकी भर्ती नहीं हो पाई। उन दिनों सोवियत यूनियन समेत युद्ध में हिस्सा लेने वाले दोनों ही तरफ के देशों का ऐसा मानना था कि मोर्चे पर महिलाओं को मरने के लिए भेजना अनैतिक है और इसे अच्छा भी नहीं माना जाता था। युद्ध में महिलाओं की भागीदारी बस इतनी थी कि वो घर से ही कोई काम करती रहें या फैक्ट्रियों में युद्ध के लिए जरूरी सामान बनाने में मदद करें। युद्ध में शामिल ना किए जाने से हताश नादेज़्दा नौकरी से दूर हो गई। जून 1941 में नाजियों ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया और इसी दौरान नादेज़्दा के पैतृक घर को गेस्पातो के पुलिस स्टेशन में बदल दिया गया। गेस्पातो दरअसल नाज़ियों की सीक्रेट स्टेट पुलिस हुआ करती थी। नादेज़्दा उस वक्त दुख, पीड़ा और क्रोध से भर गई जब नाज़ियों ने उसके भाई की बेदर्दी से हत्या कर दी। वो हर समय अपने शहर के ऊपर उड़ते जर्मन विमानों को देखती और उन नाज़ियों को भी जो सड़कों पर उतरकर औरतों और बच्चों तक को मार रहे थे। इन घटनाओं ने नादेज़्दा के मन में दुश्मनों के लिए कभी न खत्म होने वाली नफरत भर दी और वो उनसे बदला लेने के लिए बेचैन रहने लगी। उसके जैसी लड़कियों के लिए ये युद्ध पहले सिर्फ पॉलिटिकल था, लेकिन इन घटनाओं के बाद अब ये पर्सनल हो चुका था। नाजी हमले के बाद रशियन आर्मी ने जो फैसला लिया वो उन्हें पसंद तो नहीं था, लेकिन इस फैसले ने नादेज़्दा जैसी कई लड़कियों को एक मौका दे दिया था दुश्मन से अपना बदला लेने का। युद्ध में औरतों को ना भेजने की अपनी नीति को उन्होंने बदल दिया, क्योंकि जर्मनों से लोहा लेने और देश पर जान देने के लिए रशियन आर्मी को ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी। अब सैनिक मर्द हो या औरत, ये सोचने का वक्त नहीं था। अक्टूबर 1941 को स्टालिन ने महिला पायलटों की 3 रेजिमेंट्स बनाई। इन्हीं में से एक को नाम दिया गया 588th नाइट बॉम्बर रेजिमेंट। 19 साल की नादेज़्दा उस वक्त रोमांच से भर उठी जब उसे इस रेजिमेंट में शामिल किया गया। नादेज़्दा को जल्द ही ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। कुछ ही महीनों की इस ट्रेनिंग में उसे वो सब कुछ सीखना था जिसे सीखने के लिए पुरुष पायलटों को कई साल लग जाते थे। नादेज़्दा और उसकी जैसी दूसरी महिला पायलटों को न केवल युद्ध में फाइटर प्लेन उड़ाने के गुर सीखने थे, बल्कि पुरुष पायलटों के झूठे अहंकार से भी लड़ना था। जैसा कि होता है, इस ट्रेनिंग के दौरान महिला पायलटों को गैर बराबरी का बर्ताव झेलना पड़ा।
और साथ ही पुरुष पायलटों ने उनका सेक्सुअल हरासमेंट भी किया, जो कि औरतों को अपनी मर्दवादी दुनिया में बराबरी करता देख नाखुश थे। उन्हें लगता था कि जंग लड़ना सिर्फ पुरुषों का काम है, लेकिन उनका ये झूठा अहंकार बहुत जल्द टूट गया। तमाम संघर्षों से लड़ते हुए नादेज़्दा अपने पहले मिशन पर थी। उसे रात में उड़ान भरनी थी, वो भी एक हल्के दर्जे के प्लेन में जो महिला पायलटों को दिए गए थे। इस मिशन में नादेज़्दा को नाज़ियों पर 2 बम गिराने थे, जिन्हें उनके प्लेन के दोनों पंखों पर लगाया गया था। अपने साथी पायलटों के साथ मिशन पर निकली नादेज़्दा जब दुश्मन के इलाके में पहुंची तो वहां हालात उनके खिलाफ थे। वो उस वक्त खौफ से भर गई जब उसके 2 दोस्तों पर ऊपर कहीं आसमान से दनादन गोलियां बरसने लगी और दोनों की मौत हो गई। दुखी नादेज़्दा को वापस बेस कैंप में लौटना पड़ा, लेकिन वहां पर उसे तुरंत ही एक और मिशन दे दिया गया। उसे अपने दोस्तों की मौत का मातम मनाने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि वो आम जिंदगी नहीं थी, जंग का मैदान था। इसी भयानक और कड़वे सच के साथ नादेज़्दा की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। एक फाइटर पायलट के तौर पर उसका काम क्रूर था। वो और उसकी साथी पायलट्स, जिनमें ज्यादातर टीनेजर्स थी या 20 साल से कुछ ऊपर की रही होंगी, उन्होंने बचपन में कागज के प्लेन जरूर उड़ाए होंगे। अब जंग के मैदान में भी जो प्लेन उन्हें दिए गए थे, उन्हें कागज के ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो लकड़ी और कैनवास के बने हुए 1920s की कमजोर तकनीक वाले हल्के दर्जे के विमान थे, जिनमें सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं होता था, यहाँ तक कि रेडियो या रडार जैसी सुविधा भी नहीं। इन प्लेन्स के कॉकपिट ओपन होते थे। उन महिला पायलटों को न केवल नाजियों की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का खतरा होता था, बल्कि उन्हें उंगलियां गला देने वाली ठंड भी झेलनी पड़ती थी। हालांकि इन प्लेन्स का एक फायदा था, वो ये कि रडार के नीचे उड़ सकने की वजह से अचानक से दुश्मन को चौंका सकता था। तब महिला पायलटों के लिए कोई बजट नहीं होता था। उन्हें पुरुष पायलटों की उतरी हुई यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी। उन्हें पुराने जूते दिए जाते थे, जो उनके पैरों के हिसाब से काफी बड़े होते थे। ठीक से चलने के लिए उन्हें उन जूतों को चिंदियों से बांधना पड़ता था। उनकी मुश्किलें बस इतनी ही नहीं थी, उन्हें रात में प्लेन उड़ाने पड़ते थे और इस छोटे प्लेन में भी 2 लोग सवार होते थे। इक्विपमेंट के नाम पर उनके पास बस एक कंपास और उनकी अपनी 2 आंखें होती थी, जिसके सहारे घुप अंधेरे को चीरते हुए उन्हें दुश्मन के ठिकाने को देखना होता था। इतना ही नहीं, उनके पास दुश्मन की गोलियों से अपनी जान बचाने और रिटर्न फायर करने के लिए किसी तरह का गोला बारूद भी नहीं होता था। अपनी ओर आती गोलियों से बचने के लिए महिला पायलटों के पास 2 ही तरीके होते थे। पहला, सही वक्त पर हवा में गोता लगाना, और दूसरा, भगवान से प्रार्थना करते रहना। नर्म गुलाबी गालों वाली ये लड़कियां पूरी रेजिमेंट के मर्दों के लिए जोक का विषय भले ही बनी रही हों, लेकिन कबाड़ के बने उन प्लेन्स में उड़ते हुए भी वो दुश्मन नाजियों पर काल बनकर टूट पड़ती थी। उन्हें हर रात 15 से 18 मिशन तक पूरे करने होते थे। जब उनके प्लेन्स वापस कैंप लौटते तो वो हर कहीं से गोलियों से छलनी नजर आते थे। नादेज़्दा का प्लेन भी कई बार जर्मन गोलीबारी का निशाना बना। फिर भी जमा देने वाली उन सर्द रातों में नादेज़्दा की हिम्मत नहीं टूट पाती और वो फिर से एक नए मिशन के लिए तैयार हो जाती। नादेज़्दा ने कुल मिलाकर 852 मिशंस को अंजाम दिया। इस दौरान उसने अपने कई साथियों को जलते हुए प्लेन्स के साथ मौत के आगोश में जाते देखा। वो फिर भी डटी रही, लड़ती रही।
साल 1942 में नॉर्थ कैक्सस के पास उसका प्लेन जर्मन गोलियों का निशाना बन गया। अपनी यूनिट को ढूंढने के दौरान नादेज़्दा की मुलाकात एक दूसरे पायलट सेम्योन खार्लमोव से हुई, जो खुद भी जर्मन फायरिंग में अपना प्लेन खोने के बाद घायल हुआ था। 1945 में वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही नादेज़्दा के रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इसके बाद जब वो अपने होम टाउन पहुंची तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया। रास्ते भर लोगों ने बैंड बजाते हुए जुलूस निकाला और उस पर फूलों की बरसात कर दी। उसे सीधे एक थिएटर ले जाया गया जहां 2000 से ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे थे। नादेज़्दा ने इसके बाद जल्द ही शादी भी कर ली। जानते हैं किससे? उसी पायलट सेम्योन खार्लमोव से जिससे वो जर्मन गोलीबारी में प्लेन खोने के बाद मिली थी। सेम्योन आगे जाकर सोवियत एयरफोर्स में कर्नल जनरल बने और नादेज़्दा लेफ्टिनेंट कर्नल नादेज़्दा पोपोवा कहलाई। हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब पाने वाली नादेज़्दा के पति की 1990 में मौत हुई और खुद नादेज़्दा 8 जुलाई 2013 को 91 बरस की लंबी उम्र जीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। दोस्तों, नादेज़्दा के उस ऐतिहासिक रेजिमेंट को अनऑफिशियली स्टेलिन्स फैल्कन्स कहा जाता था, लेकिन जर्मनों ने उसे नाम दिया था द नाइट विचेस, जो रातों को उड़ते हुए उन्हें बर्बाद करने आ पहुंचती थी। तो दोस्तों, ऐसी थी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाली ये बहादुर पायलट, जिसने तमाम तरह की मुश्किलों से लड़ते हुए इतिहास में एक ऐसी जगह बना ली जहां से उसे कोई हटा नहीं सकता। वो आज भी आसमान में उड़ते हुए दुश्मनों की दांत खट्टे करने का सपना देखने वाली लड़कियों के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप मेरी आवाज में और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें। साथ ही इन कहानियों को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मुझे यानी शिभा को दीजिए इजाजत। आपसे मिलूंगी फिर किसी नई कहानी के साथ।